रहीम। सो आज हम चैप्टर 21 लेक्चर 17 का आगाज करेंगे, जो है बर्ड्स का सेक्शन। तो पिछले तमाम लेक्चर्स की रिवायत को बरकरार रखते हुए हम उनको कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ डिफरेंसेस देखेंगे जो बाकी ग्रुप से इनमें है। सो लेट्स स्टार्ट बाय इंट्रोडक्शन। Birds are classified as members of class Aves, and word aves is from a Latin word avis, which literally means bird. Their major characteristics include ability to flight. Whenever you see a bird or you think about a bird, the first thing that pops into your mind is that it is some kind of an organism that can fly. तो ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप जनरली बर्ड्स को कैरेक्टराइज करते हैं कि ये इनमें उड़ने की एबिलिटी है। और ये कैसे उड़ते हैं? दे हैव appendages modified as wings, plus they have feathers. They have endothermy, which means they can generate their own body heat through high metabolic rates, and their vertebral column is adapted to flight. Plus they have bones which are quite lightweight as compared to the bones of animals from other groups, because they have massive air spaces in their bones. स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका बिल्कुल बोन्स का। इसकी वजह से ये इनकी बोन्स जो हैं वो अपनी टफनेस को लूज किए बगैर लाइट वेट हो जाती है। और जो मॉडर्न बर्ड्स हैं, यानी कि अब इस वक्त जो बर्ड्स आपको नजर आते हैं इस एज में, इस टाइम पीरियड में जिसमें हम जिंदा हैं, उनमें टीथ नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनमें बिल्स हैं, कैरेटनाइज स्ट्रक्चर जिसको आप चोंच कहते हैं, वो अवेलेबल है, लेकिन टीथ नहीं है। आमतौर पे किसी ऐसे बर्ड के अंदर टीथ जो है वो नहीं पाए गए जो आजकल जिंदा हो। प्लस दे हैव फ्यूज्ड क्लेविकल, जिसको विश बोन कहते हैं, क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। और ये एक अटैचमेंट पॉइंट है जिसके साथ आके फ्लाइट मसल्स, जो इनके ऐसे मसल्स जो इनके फ्लाइट असेंबली करार पाए हैं ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, वो सारे मसल्स जो हैं वो फ्यूज्ड क्लेविकल, जिसको विश बोन कहते हैं, उसके साथ आके अटैच होते हैं। और एक नेचुरल सवाल है कि पहला बर्ड कौन सा था। तो कुछ फॉसिल्स डिस्कवर हुए, जर्मनी का एक एरिया है, इसको बेवारिया कहते हैं, बेवेरिया या बेवारिया। तो वहां पर कुछ फॉसिल्स डिस्कवर हुए और साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया आर्कियोटेरिक्स का। ये पी साइलेंट है यहाँ, तो थोड़ा ट्रिकी नेम है, बट यू विल हैव टू रिमेम्बर दैट। आर्कियोटेरिक्स के बारे में ये बिलीव किया जाता है, साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये पहला बर्ड था जो कि एवोल्यूशन के नतीजे में सामने आया। सम जूलॉजिस्ट बिलीव दैट दिस ऑर्गेनिज्म कुड फ्लाई। ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फ्लाइट की एबिलिटी थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये उड़ नहीं सकता था, लेकिन ये ग्राउंड ड्वेलर था, जमीन पे भाग सकता था, या ये दरख्तों पे अपने उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से चढ़ सकता था। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक तो ये कि इसकी जो बिल है उसमें टीथ थे, जो कि मॉडर्न बर्ड्स के अंदर नहीं है, अभी हमने जिक्र किया। सेकेंडली, इसके जो पंजे हैं, जो उसके बेसिकली जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके अंदर क्लॉड डिजिट्स नहीं है, यानी कि उनके पंजों के ऊपर नाखून नहीं है, जो बेसिकली जिनको ये उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके पर हैं, उनके विंग्स हैं, उनके ऊपर क्लॉज नहीं है। लेकिन इस
आर्कियोटेरिक्स के अंदर जो क्लॉड डिजिट्स हैं वो देखे गए हैं। और ये आर्कियोटेरिक्स की अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ मैंने एक सर्कल रेड सर्कल को शो किया कि इनके जो डिजिट्स हैं उनके ऊपर आपको क्लॉज नजर आएंगे। और ये एक री इमेजिनेशन है एक आर्टिस्ट की नजर में कि अगर फॉसिल ये है तो इससे इस तरह का एनिमल जो है वो री इमेजिन किया जा सकता है। यानी कि उनके थॉट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वो शक्ल थी आर्कियोटेरिक्स की जो किसी जमाने में पाया जाता है। एक और बर्ड डिस्कवर हुआ जिसको एलोलेविस कहते हैं। एलोलेविस का ये एक पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, एलुला। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मॉडर्न बर्ड्स में पाया जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है विंग्स के अंदर जो कि फ्लाइट की मुख्तलिफ टाइप्स को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने इनको दी है। यानी कि अपनी एलिवेशन को कंट्रोल करने के लिए। और हवरिंग फ्लाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। हवरिंग फ्लाइट का मतलब है आपने अक्सर देखा है, फॉर एग्जांपल अगर आप चील को उड़ते हुए देखें तो बाजुकात आप देखते हैं कि वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं कर रहे, वो ग्लाइडर की तरह उन्होंने अपने विंग्स जो है वो साकन रखे हुए हैं और वो सर्कुलर मोशन में उड़ते जा रहे हैं। इसको हवरिंग फ्लाइट कहते हैं। तो ऐसी फ्लाइट को मेंटेन रखने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि एलुला क्या होता है। अदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि बर्ड्स के अंदर फेदर्स होते हैं जिससे इनकी पूरी बॉडी जो है वो कवर होती है। और इस यूनिफॉर्म कवरिंग ऑफ फेदर्स ऑल ओवर द बॉडी, दिस इज कॉल्ड plumage. And of course these feathers have certain roles to fulfill, which are number one, providing lift for flight. कुछ ऐसे feathers हैं जो कि लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं एक बर्ड के लिए ताकि वो प्रॉपरली उड़ सके। सेकेंडली, प्रिवेंटिंग हीट लॉस एंड मेंटेनिंग होमोस्टेसिस। ऑफ कोर्स अगर ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है और ये वाटर लॉस से भी जाती है एनिमल को, प्लस ये कि इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत जरूरी है प्रोटेक्टिव कवरिंग। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्टशिप। इनके जो फेदर कलर्स हैं या फेदर पे कलर पैटर्न्स जो हैं उनकी कोर्टशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेट। ये जो कोर्टशिप बिहेवियर है बहुत जरूरी है और इस कोर्टशिप बिहेवियर में हेल्प करने के लिए ये फेदर्स इनकी हेल्प करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाटर प्रूफिंग। कि इनकी स्किन जो है वो वाटर की वजह से किसी भी किस्म के नुकसान को फेस न करे और इम्पेनिट्रेबल एक आप कह लें कि सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि जब इनका कांटेक्ट वाटर के साथ हो तो वाटर इनकी एपिडर्मिस के साथ कांटेक्ट में ना रहे ज्यादा देर और इवेपोरेट हो जाए। तो ये वाटर प्रूफिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फेदर्स सरंजाम करते हैं। एंड in terms of evolutionary relationship with reptiles, तो zoologists ये कहते हैं कि जो feathers हैं ये बिल्कुल उसी तरह डेवलप हुए हैं जिस तरह reptiles के स्केल। and because only the inner pulp of the feather it contains blood vessels। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ट्यूब लाइक प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक फेदर के बिल्कुल मिड रिब रीजन में। जिस तरह आप बॉटनी के स्टूडेंट्स जो है वो समझ सकते हैं कि एक मिड रिब रीजन होता है एक लीफ के अंदर, उससे सिमिलर मिड रिब रीजन जो है वो एक फेदर के अंदर भी आपने देखा होगा किसी भी बर्ड के फेदर में जो आपको अवेलेबल। उस मिड रिब रीजन के अंदर जिसको पल्प कहते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं जो इर्द गिर्द जितनी फेदर के स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर आपको ब्लड वेसल्स नहीं मिलती, विच मेक्स देम सेंसिटिव टू एक्सटर्नल यू कैन से स्टिमुलाई। लेकिन इनका जो डेवलपमेंट पैटर्न है
फेदर्स का वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स का डेवलपमेंट पैटर्न. एंड देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ फेदर्स. नंबर 1, as you can see here, they are called contour feathers. Feathers या feathers दोनों आप दोनों कह सकते हैं. Which cover the whole body. So इनका बेसिक जो पर्पज है वो बॉडी कवरिंग. Second, as you can see here, they are down feathers, and these feathers they provide insulation to the body. And last but not least are called phyloplume feathers. और इनका काम जो है वो सेंसरी फंक्शन है, यानी कि ये स्टिमुलाई एनवायरनमेंट से लेके ब्रेन को पहुंचाते हैं. एंड बर्ड्स कीप देयर प्लूमेज क्लीन. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका है कि ये अपने जो फेदर्स हैं, जो बॉडी कवरिंग है, इसको साफ सुथरा रखते हैं. और आम तौर पे ये पैरट्स में बहुत ज्यादा देखा गया है कि अपने ये परों के ऊपर अपने जो बीक है उसको उसके डाउन द लाइन जो है वो बीक इस पे फेरते रहते हैं और उसको स्ट्रेटन अप करते रहते हैं अपनी प्लूमेज को. बेसिकली होता ही है कि वो अपने जो प्लूमेज की बेस के ऊपर ऑयली सेक्रीशंस जो है ना वो सेक्रीट करते हैं ये अपनी स्किन में बर्ड्स, और वो अपने बीक की मदद से वो ऑयली सेक्रीशंस अपने पूरे प्लूमेज के ऊपर फैला लेते हैं. इस प्रोसेस को प्रीनिंग कहते हैं. और इस तरह जो है वो आप कह लें कि एक इनकी जो प्लूमेज है वो क्लीन रहती है. नंबर 2, जो वाटर प्रूफिंग हमने अभी जिसका जिक्र किया था, क्योंकि ऑयली सेक्रेशंस हैं एंड ऑयल्स आर नॉन पोलर, तो वो पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर है उनको वाटर की जो स्किन की सरफेस है उससे दूर रखते हैं. सेकेंडली, जो ऑयली सब्सटेंसेस हैं वो इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है. सो ये एक इस ट्रेनिंग के प्रोसेस से बहुत से कामों के अंदर, बहुत से बॉडी फंक्शंस के अंदर इनको हेल्प करती है. कलर पिगमेंट्स ऑन द स्किन आर इम्पोर्टेंट फॉर क्रिप्टिक कलरेशन, स्पीशीज एंड सेक्स रिकग्निशन और अट्रैक्शन. तो कोर्टशिप का आप कह लें कि मामला हो, या क्रिप्टिक कलरेशन का मामला हो, या रिकग्निशन का मामला हो, जो स्पीशीज हैं वो अपने दूसरे स्पीशीज मेंबर्स को भी इन्हीं कलर पिगमेंट्स की वजह से पहचानती है, कलर पिगमेंट पैटर्न्स की वजह से पहचानते हैं. सेकेंडली, क्रिप्टिक कलरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. ये अपने आप को अपने बैकग्राउंड में ब्लेंड इन करने के लिए और प्रेडेटर्स से बचने के लिए इस क्रिप्टिक कलरेशन का बहुत फायदा उठाते हैं. आउल्स में बहुत ज्यादा इस चीज की प्रेवलेंस देखी गई है, और इस तरह के दूसरे एनिमल्स हैं कि आपको बाज़ औक़ात ये बैकग्राउंड के अंदर बिल्कुल ब्लेंड हुए हुए नजर आते हैं. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो कि कलर पिगमेंट्स की वजह से ये समझ आता है. Old and worn out feathers are periodically replaced by the new ones in a process called molting. ऑलमोस्ट इसी तरह का हमने एक प्रोसेस जो है वो रेप्टाइल्स में भी पढ़ा था. सो ये एक और सिमिलरिटी आ गई है बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कि ये अपने जो पुराने फेदर्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं न्यू फेदर्स के साथ, और ये स्पीशीज टू स्पीशीज और टाइम टू टाइम और एज के साथ वेरी करता है. सो इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है. So skeleton and muscles, and so most birds have lightweight. ये छोटी सी स्पेस है ये आपको सॉरी. So most birds are lightweight, and because of that we have just discussed before, they have air spaces in their bones, and they also have lesser number of skull bones and keratinized bill instead of teeth. Teeth का होना भी एक एक्स्ट्रा वेट होता, सो नेचर ने टीथ को रिप्लेस कर दिया है बिल से, जो कि कैरेटनाइज्ड होने की वजह से स्ट्रॉन्ग भी है और लाइट वेट भी है. प्लस अगर आप इनको कंपेयर करें स्कल बोन्स के हवाले से रेप्टाइल्स के साथ, तो रेप्टाइल्स में स्कल बोन्स ज्यादा है, लेकिन इनके अंदर बर्ड्स के अंदर स्कल की नंबर ऑफ बोन्स भी रिड्यूस है, और जो बोन्स हैं उनके अंदर एयर स्पेसेस हैं, स्पंज लाइक फॉर्म है,
और टफनेस को लूज किए बगैर इनका वेट जो है वो बहुत कम कर दिया गया नेचर एवोल्यूशन से। नेक वर्टिब्री परमिट ग्रेटर फ्रीडम इन मूवमेंट। आपने बहुत से बर्ड्स को देखा कि वो बहुत बड़े एंगल्स पे अपनी जो नेक्स है उनको मूव कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इनके अंदर नेक वर्टिब्री बहुत ज्यादा है और ये ग्रेटर मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं। रिब्स आर पॉइंटेड पोस्टीरियरली which cause them to overlap, which makes the rib cage strong. प्लस इसमें एक और फीचर है वो ये कि जो रिब्स हैं वो दे आर पॉइंटेड पोस्टीरियरली, इनका रुख जो है वो पॉइंट्स का पीछे की तरफ होता है उनकी टेल की तरफ, और इस कर्वेचर में ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है और इस ओवरलैप की वजह से इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। सो ये एक इनका मेजर फीचर है। कॉर्डल वर्टिब्रा जिनको टेल वर्टिब्रा भी कहते हैं, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म पाइगोस्टाइल विच सपोर्ट टेल फेदर्स। सो पाइगोस्टाइल जो है बेसिकली वो टेल फेदर्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्केलेटल फॉर्म है जो कि टेल वर्टिब्रा के फ्यूज होने से वजूद में आई है। Sternum has a bone called keel, which is the attachment point for flight muscles. Keel and wishbone they are almost the same thing, और ये attachment point provide करती है flight muscles के लिए. And flight muscles are the largest and strongest muscles in a bird body. कोई भी ऐसा bird जो कि flight की ability रखता है, जो कि most birds हैं, उनके अंदर ये मसल्स जो हैं, जो फ्लाइट मसल्स हैं, जो विंग्स के मसल्स हैं, they are going to be the strongest and the largest muscles in their body, and they have larger number of mitochondria. और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मकसद है वो ये है कि वो एटीपी प्रोड्यूस करे, और जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे एक सेल के अंदर उतनी ज्यादा वो सेल जो है वो एटीपी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये एटीपी जो है ऑफ कोर्स फ्लाइट के दौरान जो है वो कंज्यूम करता है। एंड bird wings act as airfoil, and air passes over the top of the wing. Air passing over the top of the wing is faster than air passing under the wing. So यहाँ पर एक ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो रहा है, और इस ग्रेडियंट से जो एयर प्रेशर विंग्स के नीचे है वो कम हो जाता है, और जो एयर प्रेशर विंग्स के ऊपर वाली सतह से हो रहा है, जो गुजर रहा है, वो ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से एक लिफ्ट क्रिएट होती है जो कि बर्ड को ऊपर की तरफ उठाती है। इंक्रीज इन द एंगल एट विच एयर अटैक्स द विंग इंक्रीज लिफ्ट, बट इट कॉजेज एयर टर्बुलेंस। सो यहाँ पर आप देखें कि जो लिफ्ट है वो एयर के कांटेक्ट में आने से के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल। अब जैसे जैसे इसका एंगल जो है, और एक और चीज हमने अभी मेंशन की थी एयरफॉयल, तो इस शेप को एयरफॉयल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ शेप कर्व ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एयरफॉयल। और जैसे जैसे इस एयरफॉयल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ये विंग है, इसका एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एयर कमिंग ऑपोजिट टू दिस विंग, उसी तरह से इसकी लिफ्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ एयर की टर्बुलेंस जो 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 एयर घूम के वापस आती है नेगेटिव प्रेशर जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए, वो टर्बुलेंस भी बढ़ती जाती है। तो इस टर्बुलेंस को रिड्यूस करने के लिए नेचर ने इनको एक स्ट्रक्चर दिया है जिसको एलोला कहते हैं, और ये इट इज बेसिकली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फेदर्स ओवर द बोन्स ऑफ मीडियल डिजिट। जो इनके विंग्स के अंदर डिजिट्स हैं, जो आप कह लें प्रिमिटिव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके विंग्स के अंदर, उनके ऊपर छोटा सा एक ग्रुप ऑफ फेदर्स है जो कि इस टर्बुलेंस को रिड्यूस करता है।
और जैसे जैसे जो है एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज इन द एंगल ऑफ अटैक एलिवेट्स एलुला, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे एलुला जो है वो एलिवेट होके ये इसके नतीजे में होने वाली जो टर्बुलेंस है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से इसकी फ्लाइट में आसानी हो जाती है। ये एक वल्चर की तस्वीर है जिसमें एलुला जो है वो बहुत वाज़ेह देखा जा सकता है। So this is all for this lecture. I hope you like it. Stay safe, stay home. Thank you very much.